ओरिजिन ऑफ लाइफ सिंगल सेल थे और उस समय क्या था, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा प्रेजेंट नहीं था। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन प्रेजेंट ना होने की वजह से सेल क्या करेंगी, अनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगी, अनाक्षी श्वसन की तरफ जाएंगी। जब वो अनाक्षी श्वसन कर रही थी तो उनको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से टोटल कितनी एटीपी मिल रही थी, 4 एटीपी मिल रही थी, 2 एटीपी यूज हो जा रही थी, 2 एटीपी करने के लिए। तो लाइफ को सस्टेन करने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन की जो प्रोसेस थी वो बहुत स्लो थी, बहुत धीमी थी। अगर आपको ज्यादा एटीपी ऊर्जा नहीं मिलेगी तो ज्यादा लाइफ आप ड्रिवेन नहीं कर सकते, अपनी लाइफ को सस्टेन नहीं कर सकते। इट्स ऑल अबाउट द एटीपी। ये क्या होती है, करेंसी होती है। आप एटीपी के बदले काम करते हो, आप कहीं काम करते हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो, एटीपी अपना खर्चा कर रहे हो और उसी काम की क्या मिलती है, कीमत मिलती है। ओवरऑल प्रोसेस देखा जाए जो कमाई हो रही है, रुपया पैसा सब कमा रहे हैं तो काम की वजह से कमा रहे हैं ना। और काम कैसे कर पा रहे हैं, ऊर्जा की वजह से कर पा रहे हैं। और ऊर्जा कहाँ से आ रही है, वो एटीपी से आ रही है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन रेगुलेट हो रहा था तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू क्या कर रहे थे, एटीपी बहुत कम मात्रा में मिल पा रहे थे। और अभी इसके पहले मैं आपको लेके गया था बताने के लिए कि आपका वो इनगल्फ कर रहे थे ना एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू वो जो इनगल्फ कर रहे थे, करते करते इन्होंने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया को भी इनगल्फ कर दिया। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को और आप देखिए एक ही सेल थे, एक ही लीनिएज, एक सेल जिसने क्या किया, इनगल्फ कर लिया माइटोकॉन्ड्रिया। एक डिसेंडेंट और आई, उसी में से निकल गई एक सेल, उसने क्या किया, एक साइनोबैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर प्रॉपर्टी थी फोटोसिंथेसिस करने की, सनलाइट से ऊर्जा लेने की, उसने उसको भी इनगल्फ कर लिया। एक सिंगल सेल थी पहले यूनिसेलुलर, तो यूनिसेलुलर सेल में प्रोसेस में क्या होती है, इंडोसाइटोसिस की प्रोसेस होगी। इंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू इन्होंने क्या किया, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसको इन्होंने क्या किया, इनगल्फ कर दिया। फिर इवोल्यूशन आगे बढ़ा। इवोल्यूशन जब आगे बढ़ा तो इन्होंने क्या किया, एक साइनोबैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म था जिसके अंदर प्रॉपर्टी थी फोटोसिंथेसिस कराने की। क्या कराने की, फोटो, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और ये आपका हो गया क्लोरोप्लास्ट लाइक ऑर्गेनिज्म, जो क्या था, एक साइनोबैक्टीरिया था। इस साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्रॉपर्टी थी कि ये क्या कर सकता था, फोटोसिंथेसिस कर सकता था। फोटोसिंथेसिस मतलब कि सनलाइट से एनर्जी को ले करके CO2 को रिड्यूस करके क्या कर सकता था, खाना बना सकता था। यहां से निकल आए तो ये हो गए एनिमल्स, और ये जो साइनोबैक्टीरिया इनगल्फ किए थे क्या बन गए, प्लांट। और यहीं पर डिफरेंट टाइप के अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट थे, बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आप देखेंगे तो जितने सारे लोग हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। दे रिक्वायर एनर्जी टू सस्टेन द लाइफ। जिंदगी को बनाए रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। उस समय जो है ऑक्सीजन, अभी यहाँ पे इवोल्यूशन ऑक्सीजन का नहीं हुआ है। जब फोटोसिंथेसिस शुरू हुई तब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ा धरती थी, नहीं तो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। तो सेल कैसे एनर्जी लेती थी, अनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। क्या करती थी, अनएरोबिक रेस्पिरेशन करती थी। आपको पता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ज्यादा एटीपी का गेन नहीं होता या कंप्लीट ऑक्सीडेशन मॉलिक्यूल्स का नहीं हो पाता। कंप्लीट ऑक्सीडेशन इट मींस
कि आप देखेंगे ग्लूकोज से क्या बनेगा, पायरुवेट से जो है आपका एसिटिल कोएंजाइम में एंटर करेंगे, तब जाकर के आपका एसिटिल कोएंजाइम के थ्रू ही साइट्रिक एसिड साइकिल चलेगी, एक्रेज साइकिल चलेगी, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होगा, तब जाकर के कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तब आपको एटीपी मतलब टू मच अमाउंट में मिलती है इन कंपेयर टू ग्लाइकोलिसिस एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये जिंदगी अगर इन्होंने क्या किया, एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे थे, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होता तो आज हम लोग खड़े ही ना होते, इवोल्यूशन फास्ट हुआ ही ना होता। ऊर्जा कौन देता, ऊर्जा था ही नहीं। कहते हैं ना भगवान ने धरती पे, भगवान ने सबको बनाया, भगवान ने सबको रचा, कोशिका ने खुद को रचा। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती गई वैसे वैसे उन्होंने क्या किया, अपने आप को अडेप्ट करना स्टार्ट कर दिए। यूनिसेलुलर से 2 से 4 8, आज देखो हम लोग बिलियन ऑप्शन कैसे खड़े हैं। किसका नतीजा ये क्या है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसी प्रोसेस को तो क्या बोला गया था, इवोल्यूशन। क्या बोला गया, इवोल्यूशन। सेल ने अपने आप को क्या किया, इवॉल्व। इतना इवॉल्व कर लिया कि आज हम सारी चीजें, धरती पे जितनी भी चीजें प्रेजेंट है, आज हम उनका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। यूटिलाइजेशन करते करते हम उनका क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। अब यहां पे आते हैं हम कि एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा था, तो इन्होंने क्या किया है, बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म था जिसका नाम था माइटोकॉन्ड्रिया, इसको इन्होंने एंडोसाइटोसिस के थ्रू अंदर दे दिया। इनके अंदर ये प्रॉपर्टी थी कि ये ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करके कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर सकते थे। कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने का मतलब है कि पायरुवेट के बाद, ग्लाइकोलिसिस में पायरुवेट जो बनता है, वो पायरुवेट के बाद उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करके CO2 रिलीज करके ऑक्सीडेशन से एटीपी का नेट गेन ज्यादा कर सकते थे। जब ऊर्जा ज्यादा मिलने लगी, जब खर्चने को लिए ज्यादा आ गया, तो आप अब तक सुल्तान को थोड़े पाए जाएंगे, तो आप कहाँ पाए जाएंगे, आप धरती के किसी भी कोने पाए जा सकते हैं। पैसा है, मन किया फ्लोरिडा में चाय पीना है, तो भैया पता लगा कि फ्लाइट बुक कर ली, दुबई से होते निकल गए अमेरिका, चाय नाश्ता करके वहां आ गए। हम लोग घूमने टहलने अपने लोकल एरिया में जाते हैं, जितना पैसा उतने दूर जाओ। यहाँ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलने लगी, तो सेल ने क्या किया, अपने आप को इवॉल्व करना स्टार्ट किया। तो ये जो एनारोबिक प्रोसेस था धरती पर, मतलब एनिशियंट टाइम में 350-400 करोड़ साल पहले, एनिशियंट टाइम में क्या हुआ, एनारोबिक रेस्पिरेशन सारे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जो सिंगल सेल थी, ये सिंगल सेल थी, अभी कोई ऑर्गेनिज्म बने नहीं है, इसके बाद बने हैं प्लांट, एनिमल्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स, आपका मैमेलिया, जितने भी एवियन, रेप्टाइलिया, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, भी कोई नहीं बना। अभी कौन है, केवल सिंगल सेल। बैक्टीरिया भी नहीं, क्या है, सिंगल सेल की मैं बात कर रहा हूँ, प्रोटोसेल जिसे बोला गया। उसमें क्या पाया जा रहा था, रेस्पिरेशन की जगह पे क्या हो रहा था, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था, एरोबिक रेस्पिरेशन की जगह पे। और उस एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या ऑपरेट हो रही थी, ग्लाइकोलिसिस। क्या ऑपरेट हो रही थी, ग्लाइकोलिसिस। इसी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू क्या कर रहे थे, एटीपी को फॉर्मेशन कर रहे थे और अपनी लाइफ को जैसे तैसे खींच रहे थे। Because there was not much amount of energy which comes from ATP to sustain the life. That's why the evolution process was very slow at that time. उस समय जिंदगी जो थी वो धीमे चल रही थी। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता ग्लाइकोलिसिस। फिर उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया लाइक ऑर्गेनिज्म को लिया, तब उनके अंदर प्रोसेस क्या शुरू हुई, एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा था, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा था, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन और क्रेब साइकिल, ये दोनों ऑपरेट होते माइटोकॉन्ड्रिया में, तब ज्यादा एनर्जी मिल रही। बात हम करते हैं ग्लाइकोलिसिस पे आते हैं। आज की टॉपिक ग्लाइकोलिसिस। तो आपको पता है ना, डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट के सिंपल मॉलिक्यूल मोनोमरिक नाम में, और आपका ग्लिसराइड्स, इन सब का फॉर्मेशन किए। जब ये फॉर्मेशन
इन सबका हो गया, तब इनका क्या हुआ, इन्हीं से में से फिर एक को चुना गया कि भैया तुम ऊर्जा का काम कर लो। तो बोले कौन करेगा, तो बोले ये कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले हैं, नहीं ये टूट सकते हैं, तो इन्हीं को क्या करो, ऑक्सीडाइज करो और इन्हीं से ऊर्जा लो। तो कहे जो ऊर्जा तुम ले रहे हो तो वो आएगी कहाँ से, तो बोले वो जो बॉन्ड बना है ब्रेक होगा, टूटेगा, उसमें से जो कंजर्व एनर्जी है वही रिलीज होगी और वही को हम फास्फोराइलेट करके एडीपी से एटीपी बनाएंगे। बिफोर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस आप देखिए तो वायु सबसे पहले क्या बने होंगे धरती पे, सबसे पहले गैसेस प्रेजेंट थी एलिमेंटल फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट थी। यही सब मिलकर के क्या बनाए, सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाए, और यही सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में क्या बनाए, बायो मॉलिक्यूल्स बनाए, बायो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाए जो आज पाया जा रहा है। इस प्रोसेस में सिंपल मॉलिक्यूल जो एलिमेंटल फॉर्म था डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट का, डिफरेंट एलिमेंट का, तो यही क्या कर रहे थे, आपस में पॉलीमराइज होकर के सिंपल मॉलिक्यूल बना रहे थे, और यही आपस में बायो मॉलिक्यूल्स और यही फिर आपस में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे थे। इस प्रोसेस में आप देखेंगे तो अगर ये बताइए इनसे ये बने हुए हैं तो ये मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करेंगे तो ये बनेंगे कि नहीं बनेंगे, एलिमेंटल फॉर्म में आएंगे। बायो मॉलिक्यूल बने, इनका ब्रेकडाउन करोगे सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे कि नहीं कन्वर्ट होंगे, और इनको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन करोगे तो आपस में इंटर कन्वर्जन प्रोसेस हो सकती है कि नहीं, एक दूसरे में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते, एक दूसरे में बदल सकते हैं ना। मान लीजिए कि किसी भी सेल को ए कंपाउंड की नीड है, किसी कंपाउंड की नीड है, ए कंपाउंड विच इज इसेंशियल फॉर द लाइफ, टू सस्टेन द लाइफ, जिंदगी को बनाए रखने के लिए ए कंपोनेंट का होना जरूरी है। ए कंपोनेंट प्रेजेंट, काम चल रहा था, मान लीजिए ए कंपोनेंट जो है वो खत्म हो गया, तो ऐसा कोई कंपोनेंट होना चाहिए ना जो ए को बना सके, तो बी वाज द, मान लीजिए बी इज द प्रिकर्सर ऑफ ए, बी इज द प्रिकर्सर ऑफ ए, बी प्रिकर्सर मतलब कि बी ए को बना सकता है, अब बी भी खत्म हो जाए तो इसका भी कोई ना कोई प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होगा, सी मान लीजिए इनका प्रिकर्सर, सी इनका प्रिकर्सर है। अब इसको क्रम से लिखते हैं, मान लीजिए कि सी बी को बनाते हैं और बी जो है वो ए को बनाते हैं, यहाँ पे एक्स वाई जेड होंगे जो सी को बना रहे होंगे, इसी तरीके से तो होगा, एंड सो ऑन कर सकते हो इनको ब्रेकेट में, डॉट डॉट करके ब्रेकेट में सो ऑन। कुछ पाथवे जैसा नजर आ रहा है, एक रास्ता है ना जिसमें क्या हो रहा है, सी से बी बन रहे हैं, बी से ए बन रहा है, तो इनको बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती होगी, एंजाइम्स की, जो क्या कर सकती होंगी, इस प्रोसेस को कैटालाइज कर सकती होंगी, इस प्रोसेस को क्या कर सकती होंगी, कैटालाइज कर सकती होंगी। कैटालिसिस प्रोसेस के थ्रू ही क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, इंटर कन्वर्जन होगा। ए मॉलिक्यूल सेल में खत्म हो गया, जब ए मॉलिक्यूल खत्म हो गया तो उसने किससे बनवा लिया, बी से, अब बी भी खत्म हो गया तो सी से, ये खत्म हुई तो इनसे, तो एक पाथवे का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, तो सर सोचिए ऐसा ये पाथवे चल ही रहा है, आपस में सब इंटरकन्वर्टेबल है, अब मान लीजिए बी ए को भी बना रहे हैं और बी को है
ई को भी बना रहे हैं, ई जो है एफ को भी बना दे रहे हैं, एफ जो है जी को बना दे रहे हैं, ये सी जो है वो एच को बना दे रहे हैं, ये एच और ई मिलकर कुछ और बना दे रहे हैं। तो अभी तक जो आपको सिंपल नजर रहा था अब वही आपको कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है, बट इन रियलिटी ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, दे आर डायरेक्टली लिंक्ड टू ईच अदर। जो क्या किए, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किए। सबके ब्रेक डाउन करते हुए जाओगे तो आपको यही सी मिलेंगे, या सी से फिर एक्स वाई जेड जो कंपाउंड होगा उनका भी सबका ब्रेक डाउन कर दोगे तो लास्ट में आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे एलिमेंट में से। बाय वही तो एलिमेंट का फॉर्मेशन किए, वही एटम का फॉर्मेशन किए। एटॉमिक लेवल पे जाओ, उसके नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलेंगे सारे एटम में। इसके अलावा तो कोई होता है, मतलब ऐसा तो है नहीं, मेनली यही है। अब आप मेथान का जिक्र करिए तो वो तो ऐसे कई सारे गॉड पार्टिकल लिए, ठीक है। मेनली तो यही तीन है, कोई भी एटम का फॉर्मेशन करते हैं ये। अब ये इसमें मेन जो ये जो पाथवे रेगुलेट हो रहा है, जिसके थ्रू एक प्रोडक्ट, एक सबस्टेट कन्वर्ट हो रहा था दूसरे सबस्टेट में, दूसरा तीसरे सबस्टेट में, इसको कन्वर्ट कराने के लिए एंजाइम की नीड पड़ती थी। नहीं तो पता कैसे चलेगा कब कन्वर्ट करना है, कब नहीं करना है, रेगुलेट करना पड़ेगा ना। पता लगा इन्हीं को रेगुलेट लगातार करा पड़े तो लगातार एक ही फॉर्मेशन हो रहा है, एक का लगातार फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक ही वजह से जो लाइट चल सकती है उतनी चलेगी। लेकिन लाइट के लिए केवल यही कंपोनेंट, तो मतलब स्टार्टिंग आप देखो तो यही जरूरत है। तो एक सिंपल पाथवे का फॉर्मेशन हुआ, धीरे धीरे सेल की नीड बढ़ती गई, तो आपस में पाथवे क्या हुए, जुड़ते गए, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल्स आपस में क्या थे, इंटरकन्वर्जन कर सकते थे। अभी आपने देखा रिसेंट में, जैसे आप मान लीजिए प्लांट में C2 साइकिल थी, आपने देखा था, तो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो रहा था ग्लाइसिन में, और ग्लाइसिन कन्वर्ट हो रहा था सेरीन में, और वही सेरीन फिर क्या फास्फोइनॉल पायरुवेट में और 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहे थे ना। देख रहे हो, अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट या आपके 3 कार्बन कंपाउंड आपस में इंटरकन्वर्टेबल थे ना। किसकी वजह से इंटरकन्वर्टेबल थे, एंजाइम आप लगा दीजिए बस। फास्फोइनॉल पायरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट का फॉर्मेशन हो रहा था C4 साइकिल में। तब कार्बोक्सिलेज काम कर रहे थे ये सब, माइलेट डिहाइड्रोजनेज ऑक्सैलो एसीटेट माइलेट पे कन्वर्ट हो रहे थे। फिर माइलेट में से CO2 रिलीज हो रहा था, फिर फास्फोइनॉल पायरुवेट बन रहे थे, फिर ऊपर आ रहे थे, इस तरीके प्रोसेस चल रही थी। तो आपस में क्या थे, सारे लिंक थे ना। तो धरती पर जब जीवन शुरू हुआ तो क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल की नीड रहती थी। तो मान लीजिए सेल अपने आप को क्या अल्टरनेटिव लेकर करके रखेगी। जैसे आपके घर में आटा है, अब आप उस आटे से क्या करेंगे, जैसे आपको अचानक भूख लग गई तो ऐसा नहीं तो आप तुरंत आटा गूंथने जाओगे और फिर ऐसे प्रोसेस करोगे, रोटी बनाओगे, फिर दाल बनाओगे, तब खाओगे। आप कुछ ऐसा सबस्टेट जरूर अपने घर में रखते हो कि अगर इमीडिएटली कुछ आपको हंगर फील हुआ तो आपने इमीडिएटली क्या किया, उसको खा लिया। एक कंपोनेंट तो वो मेन है, अगर वो खत्म हुआ तो आप क्या करो, उसको फिर से बना सको ना, वो भी खत्म है। अब जैसे गेहूं है, गेहूं से आटा, आटा से रोटी, और उसी आटे से आप क्या करिए, कुछ बना करके रख लीजिए, मट्टी उट्टी टाइप का जो भी बनाना हो आपको। तो अगर वो खत्म हुआ तो ये खत्म हुआ तो ये खत्म हुआ, तो अंत में गेहूं तो है ना। अगर गेहूं नहीं है आपके घर में, गेहूं खत्म है, आप भूखे मर जाओगे, तो आप चले आओगे चावल खाने पे, वो खत्म हो जाएगा, चले आओगे मक्का बाजरा खाने पे। टू सस्टेन द लाइफ आप कुछ ना कुछ तो खाओगे ना, बिकॉज यू रिक्वायर्ड एनर्जी। एनर्जी किसी भी सबस्टेट से आएगी। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, आपस में इंटर कन्वर्जन करके पॉसिबल। ठीक, अब इसके बाद में क्या हुआ,
अनएरोबिक रेस्पिरेशन से ऑपरेट हो रही थी ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जब ऑपरेट हो रही थी तो इनमें क्या हुआ था, कम मात्रा में ऊर्जा का निष्कर्षण हो रहा था, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सर्टेड फ्रॉम द ग्लूकोज मच। फिर उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को लिया। अब कहोगे कि ग्लूकोज कहां से आता है हमारे शरीर में? हम खाना खाते हैं, सुक्रोज, स्टार्च, जो भी खाते हो, नहीं भी खा रहे हैं तो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट से पायरुवेट का फॉर्मेशन कर लिया जाएगा। ग्लाइसिन सेरीन थी नहीं, चलो बनाओ। जब सुक्रोज आपको पता है ना, ब्रेकडाउन सुक्रोज का करोगे, उसको इनगल्फ मतलब उसको जब खा लोगे आप, तो सुक्रोज का ब्रेकडाउन करोगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो निकलेंगे। यस जी सर। क्या निकलेंगे? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इन्हीं ग्लूकोज फ्रक्टोज का और आप ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। बॉन्ड जैसे जैसे ब्रेक होता जाएगा तो उस बॉन्ड में जो एनर्जी समाहित की गई थी, यदि आपने देखा था C3 साइकिल में प्लांट क्या कर रहे थे, NADPH और ATP का यूज करके CO2 को रिड्यूस करके एनर्जी सारा कंजर्व कर रहे थे ना। 2016 ATP लग रहे, मतलब 2016 किलो कैलोरी लग रही थी जी सर। लेकिन आपको 686 किलो कैलोरी का हो रहा था, तो ऊर्जा वहां लगा रहा था ना प्लांट। जी सर। तो ही प्लांट को जरूरत होगी तो खाएगा नहीं, प्लांट खाएगा भी तो। ठीक, तो इस तरीके से आपका ग्लाइकोलिसिस आपके सेल में ऑपरेट होना। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी साइकिल है, एक ऐसा पाथवे है जो सब में पाया जाता है, यूनिवर्सल। क्या है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, बैक्टीरिया से लेकर के प्लांट से लेकर के हम लोग तक, जितने सब क्या करते हैं, सबके सब ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट कराते हैं। तो ये तो माना जा सकता है ना कि सबकी उत्पत्ति कहां से हुई है, एक सेल से हुई है। ये तो भैया कुछ न कुछ स्ट्रांगली प्रमोट करेंगे ना। ग्लाइकोलिसिस सब में पाई जा रही है, बैक्टीरिया में पाई जा रही है, हम लोगों में पाई जा रही है, प्लांट में पाई जा रही है। तो ये 3 डोमेन तो है मेनली। वैसे आप जाओगे तो 5 डोमेन मिलेंगे, लेकिन वो आज की टॉपिक नहीं है। अब क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू साइटोसॉल में ऑपरेट होना स्टार्ट। तो सुक्रोज था, सुक्रोज से क्या आया, सुक्रोज से ग्लूकोज फ्रक्टोज बने। मतलब इतना जानते रहना कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से ही जब ब्रेकडाउन होगा उसका एडवांटेज के थ्रू, तो क्या किया जाएगा, सिंपल मॉलिक्यूल में टूटेगा। ठीक, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज से आप क्या करेंगे, हेक्सोकाइनेज एंजाइम काम करेंगे। कौन काम करेंगे? हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज काम करेंगे ग्लूकोज पे, तो ग्लूकोज कन्वर्ट आ रही किसमें, काइनेज एक्टिविटी है ना। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट पर काम करेंगे। हेक्सोज आइसोमरेज, कौन, हेक्सोज आइसोमरेज। तो फॉर्मेशन हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट। फ्रक्टोज 6 फास्फेट पर एंजाइम काम करेगी, कौन सी, कौन काम करेगी, पीएफके, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो कन्वर्ट कर देगी इनको किसमें, फ्रक्टोज
1,6,20 फास्फेट। फ्रक्टोज 1,6,20 फास्फेट में जब कन्वर्ट हो जाएगा, अब यहाँ पर यही आपका जो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज होती है, एक कंट्रोल पॉइंट होती है, यही कंट्रोल करती है किसको, ग्लाइकोलिसिस को। इंसुलिन और ग्लूकागॉन PFK2 एक्ट कर रहा था, तो इंसुलिन के प्रेजेंस में फ्रक्टोज 2,6,20 फास्फेट का फॉर्मेशन होगा 1,6 की जगह पे। कोई फ्रक्टोज 2,6,20 फास्फेट कोई कन्वर्ट या ग्लूकोज के फॉर्म में ग्लाइकोजन के सिंथेसिस के थ्रू ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लिया जाएगा। फ्रक्टोज 2,6,20 फास्फेटेज ये काम करेंगे। फ्रक्टोज 2,6,20 फास्फेटेज क्या कर रहे थे, ग्लाइकोलिसिस को प्रमोट कर रहे थे। ठीक, एफबी फेज जो थे वो क्या कर रहे थे, ग्लाइकोलिसिस को प्रमोट कर रहे थे। और फ्रक्टोज 2,6,20 फास्फेट क्या कर रहे थे, फास्फेटेज वो क्या किस पे एक्ट करेंगे, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 पे, जो प्रोसेस को रिवर्स करा देंगे, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस प्रमोट करेंगे। बट यहाँ पे जो PFK1 होगा, जो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज जो क्या करेगा, ग्लाइकोलिसिस को वापस कराएगा। ठीक, अब फ्रक्टोज 1,6,20 फास्फेट बन गया। फ्रक्टोज 1,6,20 फास्फेट किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। यहाँ पर कौन सी एंजाइम काम करेगी फ्रक्टोज 1,6,20 फास्फेट पे, एल्डोलेज ने ऐड किया तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ये आपस में क्या है, आइसोमेराइजेशन हो जाएगा। तो आपस में क्या हो जाएंगे, इंटर कन्वर्टेबल। आपस में क्या है, ये इंटर कन्वर्टेबल है, आइसोमेरेज काम कर दे। ये भी 3 कार्बन, ये भी 3 कार्बन, बस इसमें क्या है, कीटोन ग्रुप पाया जाएगा, C डबल बॉन्ड O इसमें नहीं पाया जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा। तो ये डिफरेंस आ गया, कीटोन लेकर बैठे तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, और ग्लिसरॉल्डिहाइड ग्रुप लेकर बैठे तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। 3 फास्फेट मतलब कि नाम से मत घबराइए, जैसे ग्लूकोज है 6 फास्फेट मतलब ग्लूकोज के 6 नंबर कार्बन पे फास्फेट ग्रुप हो। फ्रक्टोज 6 फास्फेट मतलब फ्रक्टोज के 6 नंबर पर फास्फेट ग्रुप हो। फ्रक्टोज के 1 नंबर और 6 नंबर पर फास्फेट। यहीं पर आपका ग्लूकोज 6 फास्फेट जब हेक्सोकाइनेज काम करेगा तो यहीं तो एटीपी का यूटिलाइजेशन करेगा, कन्वर्ट होगा एडीपी में, और जो फास्फेट रिलीज होगा वही फास्फेट आके स्टोर हो जाएगा 6 नंबर कार्बन पे, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट हो गया। और यहाँ फास्फोफ्रक्टोकाइनेज काम किए तो ये भी 1 नंबर पे रिएक्ट करेंगे तो इनको भी तो फास्फोरिलेशन होगा, तो एटीपी की जरूरत पड़ेगी ना। अब तक 6 नंबर पर था, अब 1 नंबर पे मिला रहा है, तो फिर वापस से क्या करेगा, एटीपी का यूटिलाइजेशन करेगा, एटीपी प्लस पीआई, और यही पीआई कहाँ चले आएंगे, यहाँ पे जो पीआई रिलीज हुई वो 6 नंबर पे चले गए ग्लूकोज के, और यहाँ पर जो पीआई रिलीज होगा वो कहाँ चला आएगा, 1 नंबर पे। तो फॉर्मेशन हो किसका, फ्रक्टोज 1,6,20 फ्रक्टोज 1,6,20 फास्फेट से एल्डोलेज काम करेंगे तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट आइसोमेराइजेशन के ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट का फॉर्मेशन करेंगे। अब यहां पर एंजाइम काम करे कौन, ग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज कौन काम करेगी, ग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। अब डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी शो कर रहा है, फॉर्मेशन कर लिया किसका,
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बिस फास्फेट का ना। यस सर। किसका फॉर्मेशन कर दिया? ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बिस फास्फेट। मतलब एक नंबर पर अभी तक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट था, तो डिहाइड्रोजिनेज ने काम किया तो यही ग्लिसरॉल्डिहाइड में 1 नंबर कार्बन पे भी फास्फेट को लगा दिया, तो 2 फास्फेट हो गए ना। तो 20 फास्फेट एक्टिविटी थ्रू आए। और वही कौन है? ग्लिसरॉल्डिहाइड ये तो है। इसी पर 1 नंबर पे और 3 नंबर पे फास्फेट को ऐड कर दिया, मतलब क्या हो गया? ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बिस फास्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बिस फास्फेट पर एंजाइम एक्ट करेगी कौन सी? ग्लिसरॉल काइनेज। कौन काम करेगी? और ये फॉर्मेशन करा देगी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से 3 फास्फो ग्लिसरेट। किसका फॉर्मेशन करा देगी? 3 फास्फो ग्लिसरेट। इसी 3 फास्फो ग्लिसरेट को कन्वर्ट करा देगी 2 फास्फो किसमें? 2 फास्फो ग्लिसरेट में। कौन सी एंजाइम काम करेगी यहाँ पे? ग्लिसरेट म्यूटेज। कौन काम करेगी? ग्लिसरेट म्यूटेज को कन्वर्ट कर देगी किसमें? 2 फास्फो ग्लिसरेट। कार मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, कार का खर्चा, कार एक्सपेंसेस कितना दिया गया? इसी 2 फास्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट कर लिया जाएगा किसमें? फास्फोइनॉल पायरुवेट। किसमें कन्वर्ट कर लिया जाएगा? फास्फोइनॉल पायरुवेट। 2 फास्फोग्लिसरेट पर फास्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्ट हो गया, और इसी पायरुवेट फास्फोइनॉल पायरुवेट को कन्वर्ट कर लिया जाएगा किसमें? पायरुवेट। किसमें? पायरुवेट में। अब यहाँ पर ये बताइए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट थे, 1,3 बिस फास्फेट में कन्वर्ट हुई। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बिस फास्फेट किसमें कन्वर्ट हो गए? 3 फास्फो ग्लिसरेट में। किसमें कन्वर्ट हुई? 3 फास्फो। तो 1 नंबर वाला कहाँ गया? फास्फेट रिलीज। 1 नंबर वाला फास्फेट कहाँ गया? एटीपी से एटी। एटीपी से क्या होगा? एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। 2 फास्फोग्लिसरेट को फास्फोइनॉल पायरुवेट में कौन कन्वर्ट कराएगा? इनोलेज। कौन कन्वर्ट कराएगी? इनोलेज एंजाइम। इनोलेज की मैंने बताया था ऑक्सीजनेज एक्टिविटी जो थी जिसको पाई जाती थी, माना जाता है कि इसको का जो रिवोल्यूशन हुआ है वो इनोलेज जैसा ही कोई सिमिलर कंपाउंड था, सिमिलर एंजाइम थी। इसी इनोलेज के थ्रू क्या हुआ? 2 फास्फोग्लिसरेट से फास्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट कर लिया गया। अब देख रहे हो ना, फास्फोइनॉल पायरुवेट, फास्फेट ग्रुप रिमूव हुआ तब तो पायरुवेट आया। यस सर जी। पायरुवेट काइनेज काम की, 2 फास्फेट कहाँ गया? रिलीज हुआ। यस सर। जब रिलीज हुआ तो किसमें कन्वर्ट हुआ? ऊर्जा जो रिलीज होगी वो स्टोर कर ली जाएगी एटीपी से। आपको 2 एटीपी नजर आ रहा होगा जी। काय 2 एटीपी होगी, 4 एटीपी न गेन होगा ना? यस सर। तो कैसे 4 एटीपी? 2 मॉलिक्यूल
ग्लूकोज 6 कार्बन, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे ना। जी सर, 2 मॉलिक्यूल। तो 2 मॉलिक्यूल होगा तो 2 ठीक 2 रिलीज होंगे। यस सर। तो 2 एडीपी 2 एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। जी सर। और यो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे फास्फोइनॉल पायरुवेट के। जी सर, 2 एडीपी 2 एटीपी। तो यहाँ भी 2 एडीपी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? 2 एटीपी। 2 एटीपी। फाइनल सबस्ट्रेट, फाइनल कंपोनेंट आपको क्या मिला? पायरुवेट। क्या मिला? पायरुवेट फ्रॉम द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। आप इन सारे प्रोसेस में देख रहे होगे ना कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और उसके बाद ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बिस फास्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बिस फास्फेट से जब 3 फास्फोग्लिसरेट बन रहा था तो उसमें से ऊर्जा रिलीज हुई। और किसमें से? ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बिस फास्फेट से। ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बिस फास्फेट इज द सबस्ट्रेट ऑफ द ग्लूकोज। यस। वहीं से टूट करके तो आया है। जी जी सर। फास्फोरिलेशन हुआ और डिफास्फोरिलेशन हुआ तो आपका एक मतलब फास्फोरिलेशन हुआ तो एटीपी को यूज की, डिफास्फोरिलेशन हुआ 1 से फास्फेट का रिमूवल किया गया, 3 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ तो जो ऊर्जा निकली वो क्या हुई? एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट हो गई ना। इसी को बोला जाता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। क्या बोला जाता है? सबस्ट्रेट मतलब सबस्ट्रेट से ही एटीपी से एटीपी में मतलब सबस्ट्रेट से ही जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी को एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लिया जा रहा है। किसी को क्या बोला गया था? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। अब तक 3 बार आपने सुना है। एक होता है फोटो फास्फोराइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एक आप देख रहे हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन जिसमें मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट से क्या हो रही है? ऊर्जा जो रिलीज हो रही है उसी को स्टोर कर लिया जा रहा है। फिर आप एक आगे देखेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन वो अलग प्रोसेस है, एटीपी सिंथेटेज की मदद से किया जाएगा। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में एनएडीएच का यूज किया जाएगा उसको कम कराने में। जी। फिर एटीपी सिंथेटेज के थ्रू ही तो एटीपी का फॉर्मेशन होगा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ, ये वो अलग प्रोसेस है एटीपी सिंथेटेज की और ये इसकी अलग प्रोसेस है। ये होल प्रोसेस जो चल रही है कौन सी प्रोसेस है? अनएरोबिक प्रोसेस है ना। जी सर। इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑपरेट हो रहा है। जी सर। अब मान लीजिए हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए बाढ़ आया हुआ है। बाढ़ आया हुआ है तो प्लांट के जो रूट होगा वहां पे कौन सा कंडीशन होगा? एनार्जिक कंडीशन होगा ना। यस। ऑक्सीजन नहीं होगी, एनार्जिक होगा। जी सर। अब एनार्जिक प्रोसेस अगर शुरू हुई तो इसी पायरुवेट पर 2 एंजाइम काम करेंगे। एक एंजाइम अगर काम करेगी एलडीएच, यस सर, तो इसी पायरुवेट को किसमें कन्वर्ट करा लेगी? लैक्टेट में। जी। और इसी पायरुवेट पे अगर इथेनॉल, पायरुवेट से क्या कन्वर्ट लिया जाता है? इथेनॉल। इथेनॉल। यस सर। इथेनॉल। यस सर। एंजाइम जो होगी वो कौन होगी? डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम होगी भाई। CO2 रिलीज कर देगा। यस सर। क्या करा देगा? CO2 का निष्कर्षण करा देगा इसमें से जी। और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? C2H5OH में। जी सर। इथेनॉल का प्रोडक्शन कराने लगेगा जो ईस्ट वेस्ट में पाया जाता है। जी सर। पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, इसको कन्वर्ट कर देगी पायरुवेट को किसमें? एसिटल डिहाइड। किसमें कन्वर्ट कर देगी? एसिटल डिहाइड। और इसी एसिटल डिहाइड पे अगर काम करेगी कौन? अल्कोहल डिहाइड्रो। पूरी प्रोसेस शुरू हुई। ये अनएरोबिक प्रोसेस है। अनएरोबिक प्रोसेस मतलब इन द अब्सेंस ऑफ
oxygen, in the absence of oxygen, if oxygen is not present at that time, ancient time, तो ऑपरेट हो रही थी क्या, ग्लाइकोलिसिस। इसीलिए ग्लाइकोलिसिस सारे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, यूनिवर्सल, यूबिक्विटस, सर्वव्यापी, बैक्टीरिया से लेकर के हम लोग तक। इसका महत्व तो क्या है, ये क्या करती है, ऊर्जा का निष्कर्षण कराती है। जो भी ऊर्जा स्टोर्ड होती है बायोमॉलिक्यूल्स में, उन्हीं ऊर्जा को वापस से क्या करती है, खींच करके निकाल देती है। CO2 का फॉर्मेशन करा करके छोड़ दिया जाता है क्रेब साइकिल में, और उसमें से जितनी ऊर्जा स्टोर बॉन्ड के फॉर्म में हुई है सबको निकाल करके ATP के लिए यूज कर लिया है। कितने लोग खा रहे होंगे बचपन से लेकर मरने कगार पे होंगे, उनको पता नहीं होगा कि उनकी कोशिका में क्या चल रहा था, कैसे वो डांट रहे थे, कैसे वो मार रहे थे, कैसे कोई कुदाल चला रहा है और क्यों चला रहा है। भैया बहुत ताकत है उनके पास। बात ताकत की नहीं है, बात किसकी है, ऑक्सीडेशन की। किसके ऑक्सीडेशन की, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं पाया जा रहा था तब, तो लाइफ को सस्टेन करने के लिए ATP की जो रिक्वायरमेंट थी बहुत कम थी, इसीलिए इवोल्यूशन भी बहुत तेज नहीं हो रहा। अनएरोबिक प्रोसेस है, अनएरोबिक प्रोसेस में देखो ना, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया ग्लूकोज का, 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट तो बना। पायरुवेट का कंप्लीट अगर ऑक्सीडेशन हो तब आपको ऊर्जा मिलती है। यहाँ कितना मिली, 2 ATP यूज कर ली। नेट गेम देखोगे तो 4 ATP टोटल बनी, और 2 ATP यूज कर लिया, 2 ATP तो मिल रही है। बिकॉज दिस इज नॉट द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कंप्लीट ऑक्सीडेशन कब होगा, जब ये पायरुवेट इंटर कर जाए माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रेब साइकिल चले, लिंक रिएक्शन चले, और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन ATP सिंथेसिस में, तब आपको ATP मिलेगी, तब आपको ऊर्जा मिलेगी। आपने सुक्रोज खाया, सुक्रोज कन्वर्ट हुआ किसमें, ग्लूकोज में। सुक्रोज कन्वर्ट नहीं हुआ, सुक्रोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा उसका, तो ये आपस में क्या होंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा, तो फ्रक्टोज सीधे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करा देगा। हेक्सोकाइनेज काम करे तो फ्रक्टोज क्या होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और ग्लूकोज है तो ग्लूकोज पर भी हेक्सोकाइनेज काम करे तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी किसमें कन्वर्ट होते हैं, फ्रक्टोज में कन्वर्ट। ये दोनों मतलब ग्लूकोज को फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन करने की जरूरत क्या है, बात तो होगी ना। कि भैया ऐसे ऐसे जा रहे थे तो काहे रास्ता में से मुड़ गए तुम। अरे बात वो नहीं, बात ये है कि यही नजदीक है और यहीं पर काउंटिंग होगी कि इतने बजे हम निकले थे इस रास्ते से। वो रास्ता नहीं होगा तो काउंटिंग नहीं होगी। दिस इज द कंट्रोल पॉइंट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस साइकिल। क्या है ये, कंट्रोल है। यही तो सब डिसाइड करेगी कि ग्लाइकोजन बनना है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना है, या उसी ग्लाइकोजन से डिफरेंट कंपोनेंट का फॉर्मेशन होना है। ग्लाइकोजन है उसी फ्रक्टोज, अरे फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, वहीं से तो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन कराने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी। यही आपस में इंटर कन्वर्टेबल अमाइनो एसिड का भी फॉर्मेशन करें, वहां से नहीं जाएंगे। अभी जो लिखा हुआ इतना समझिए आप। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पर हेक्सोज आइसोमरेज काम किया तो कन्वर्ट हो गया, आइसोमराइजेशन हो गया ग्लूकोज का। तो 3,6,12O6 है, 6,6,12O6 ये भी। अब वही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें काम कन्वर्ट हो गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। किसमें कन्वर्ट हो गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे अगर ऐड की कौन, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। कौन काम की, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। देखो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज जो होती है वो 2 टाइप की होती है।
एक फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एटीपी डिपेंडेंट होती है, और एक फास्फोफ्रक्टोकाइनेज जो होती है वो पायरोफॉस्फेट डिपेंडेंट होती है, पीपीआई डिपेंडेंट। एटीपी डिपेंडेंट है तो कीटो ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट हो रही है, और अगर पायरोफॉस्फेट डिपेंडेंट है तो वही ग्लाइकोजन वाला चला जाएगा, फ्रक्टोज बिसफॉस्फेट वाला कॉन्सेप्ट है, पीपेज वाला बायोकेमिस्ट्री पढ़ाया है। जी ठीक। अब यहाँ पर फ्रक्टोज 6-फास्फेट पर एक्ट करेगी कौन? फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। किसका यूज करेगी? एटीपी का। क्यों यूज करेगी? क्योंकि फ्रक्टोज के 1 नंबर कार्बन पर भी फास्फेट को ऐड करना है, तो एटीपी को यूज करेगी। एटीपी का यूज की तो फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1 नंबर पे कार्बन और 6 नंबर पे कार्बन बिसफॉस्फेट, तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का फार्मेशन। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट पे ही एक्ट की कौन? एल्डोलेज। कौन एंजाइम काम की? एल्डोलेज। एल्डोलेज जब काम की तो फार्मेशन करा दी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फास्फेट का और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। फार्मेशन हुआ किसकी मदद से? एल्डोलेज की मदद से। जो ग्लाइकोलिसिस होती है साइटोसाल में भी ऑपरेट होती है, प्लास्टिड में भी ऑपरेट होती है। कहां पे? प्लास्टिड्स में, प्लांट के प्लास्टिड्स में ब्रेक डाउन होगा स्टार्च का, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा। ग्लूकोज से क्या? प्लांट इज वेरी स्मार्ट देन अस। प्लांट एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं है, वो कई तरीके से इसी ग्लाइकोलिसिस का ऑपरेशन ऑपरेट करा सकता है। प्लास्टिक में भी ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट होगी, वहां फॉर्मेशन होगा ट्रायो शुगर का, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फास्फेट का। चला आएगा वो डायरेक्टली कहां पे? ये स्टेप स्किप कर दो, सीधे कहां? यहां आ गई। किसी केस में? प्लांट के केस में डायरेक्टली इंटर कर गया ना। प्लास्टिक क्लोरोप्लास्ट में तो ट्रायो शुगर होता है, क्लोरोप्लास्ट में तो ये होता है, और क्लोरोप्लास्ट में ये एल्डोलेज काम करके तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन रहा था, और उसी का ब्रेकडाउन कर रहे थे ना, तो थ्रोज-4-फास्फेट और C2H2 बन रहा था। सीधे जाके मैं इतना बताने को इसके कर रहा हूँ कि आपस में ये सब के प्रोसेस क्या होती है? इंटर कन्वर्टेबल रहती है। प्लांट की ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो हम लोगों से बहुत अलग होती है रेगुलेशन के मामले में। हम लोग का रेगुलेशन एटीपी एएमपी से होता है, उनका एटीपी और एएमपी से डिपेंड नहीं होता है। वहां पर कौन किसके ऊपर डिपेंड होगा? आपको पेप कार्बोक्सिलेज पायरुवेट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा ऑपरेट करना है कि नहीं करना। हम लोगों में इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, एटीपी है। एटीपी जो होगी वो इनहिबिट करेगी, एएमपी है डीपी प्रमोट करेंगे ग्लाइकोलिसिस को। प्लांट में ऐसा नहीं होता, वो एटीपी और एएमपी डिपेंडेंट नहीं होती। वहां से भी प्लास्टिक से भी ट्रायो शुगर का फॉर्मेशन होगा, वो भी डायरेक्टली यहाँ पे इंटर कर सकता है ना, फॉर्मेशन करा के तो साइकिल यहाँ शुरू हो सकती है। एनिमल्स के केस में ऐसे डायरेक्टली आएगा। ठीक। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से फॉर्मेशन होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फास्फेट या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को आइसोमेरेज काम करें तो आपस में क्या होती है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फास्फेट आपस में क्या होती है? इंटर कन्वर्टेबल। तो ये भी फॉर्मेशन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट का हुआ, तो यही ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फास्फेट की 2 मॉलिक्यूल बना देगा। जब ग्लाइकोलिसिस में ऑपरेट होना होगा तो नहीं ऑपरेट होना होगा तो क्या फॉर्मेशन होगा? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट का। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ट्रायो शुगर के थ्रू अपना चले जाएंगे। लेकिन ग्लाइकोलिसिस में इंटर करना है तो डीएचएपी वापस से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फास्फेट। और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फास्फेट जब कन्वर्ट होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड
डिहाइड्रोजनेज एक्ट करेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट पे, तो इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड के 1 नंबर कार्बन पर भी फास्फेट को ऐड कर देगा, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बिस फास्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। साथ में ये रिड्यूस करेगा किसको, NAD प्लस को NAD प्लस को रिड्यूस कर देगा किसमें, NADH में, यस और बना देगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बिस फास्फेट में। किसे बना देगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बिस फास्फेट में ना। यस अब इसके बाद ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बिस फास्फेट का जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो इस पर काम करेगी कौन, ग्लिसरेट काइनेज। कौन काम करेगी, ग्लिसरेट काइनेज। ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बिस फास्फेट, ग्लिसरेट काइनेज काम करेगी तो वहां से 1 नंबर कार्बन से क्या करेगी, फास्फेट का रिमूवल करा देगी, और जो PPI निकलेगा हमारे पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में वही ADP वहीं पर रहेगी, उसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। PPI स्टोर हो जाएगा, पायरोफॉस्फेट स्टोर हो जाएगा किसमें, ADP प्लस 2ADP प्लस 2PI। भाई 3 फास्फेट निकले हैं ना। यस सर। तो फॉर्मेशन करा दी 2 ATP, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया किसका, 3 फास्फो ग्लिसरेट का। किसका, 3 फास्फो ग्लिसरेट का। 3 फास्फो ग्लिसरेट पर एंजाइम काम करेगी फास्फो ग्लिसरेट म्यूटेज। कौन एंजाइम एक्ट करेगी, फास्फो ग्लिसरेट म्यूटेज। म्यूटेट कर देगी, 3 से कन्वर्ट करा दी कहाँ पे, 2 पे ले आ दी फास्फेट को। 3 नंबर फास्फेट प्रेजेंट थे उनको कहाँ पे ला दी, 2 नंबर पे म्यूटेट करा दी। तो ये हो गया 2 फास्फोग्लिसरेट। 2 फास्फोग्लिसरेट पर इनोलेज एंजाइम क्या की, ऑक्सीडाइज कर दी। ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है ना, ऑक्सीडाइज नहीं, ऑक्सीजनेज। क्या कर दी, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी तो कर दी। कौन, इनोलेज एंजाइम। 2 फास्फोग्लिसरेट पर इनोलेज ने एक्ट किया और फॉर्मेशन कर दिया किसको, फास्फोइनॉल पायरुवेट की। किसका फॉर्मेशन कर दिया, फास्फोइनॉल पायरुवेट। प्लांट के केस में इसी फास्फोइनॉल पायरुवेट पे पेप कार्बोक्सिलेज काम करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन करा देंगे किसका, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का। और मैलेट डिहाइड्रोजनेज काम करें तो फॉर्मेशन करा देंगे मैलेट का, जो मैलेट डायरेक्टली इंटर कर सकता है माइटोकॉन्ड्रिया पर, वहां पे उसका ऑक्सीडेशन होकर के एनर्जी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। कौन, प्लांट। हम लोगों में पेप कार्बोक्सिलेज नहीं होता, तो हम लोग सीधे इसे चलेंगे। हम लोग सीधे इसे चले तो मैंने बताया एनार्जिक कंडीशन है अगर, तो प्लांट भी फॉर्मेशन पायरुवेट से किसका करने लगेगा, इथेनॉल। 2 रास्ते हैं, या तो इथेनॉल का फॉर्मेशन करे या तो लैक्टेट का फॉर्मेशन करे। अगर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज काम करती तो फॉर्मेशन हो जाएगा लैक्टेट का, और अगर पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज काम कर दी तो फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, एसिटल्डिहाइड का। और इसी एसिटल्डिहाइड पे अगर एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एक्ट करती है तो फॉर्मेशन होगा किसका, एल्कोहल का। प्लांट मोस्टली क्या करते हैं, एल्कोहल का फॉर्मेशन करा देते हैं, बिकॉज लेस एसिडिक, लेस टॉक्सिक होता है। लैक्टेट जो होता है वो एसिडिक मीडियम होता है, यस सर। तो टॉक्सिक प्रॉपर्टी शो करता है, तो शरीर के लिए नुकसान है। तो प्लांट ज्यादातर क्या करते हैं, इसी पायरुवेट को एल्कोहल में कन्वर्ट करा लेते हैं। यहाँ ताजुब वाली बात ये भी है, प्लांट है, एनार्जिक कंडीशन है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा था पायरुवेट का। कंप्लीट ऑक्सीडेशन पायरुवेट का नहीं हो रहा था, बहुत गौर ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी टॉपिक है। पायरुवेट का फॉर्मेशन हो रहा था, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रहा है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रहा है तो प्लांट इसी पायरुवेट को किसमें कन्वर्ट करा रहा है, एल्कोहल करा रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज है, ये यूज करते हैं NAD+ का। NAD+ को रिड्यूस करते हैं
तो इनको ऑक्सीडाइज्ड NAD चाहिए। यस सर। ऑक्सीडाइज NAD नहीं रहेगा, NAD प्लस नहीं रहेगा तो ग्लिसरॉल डिहाइड्रोजिनेज जो होंगे वो काम नहीं करेंगे, फंक्शन को नहीं कर पाएंगे, तो ग्लाइकोलाइसिस भी ऑपरेट होना बंद हो जाए। इसीलिए प्लांट ने इवाल्व किया कि NAD प्लस कम ना होने पाए, तो क्या बनाने लगी? अल्कोहल। क्या बनाने लगी? अल्कोहल। इसमें फॉर्मेशन होने लगा किसका? NAD प्लस का, और यही NAD प्लस आएगा, प्रमोट कर देगा किसको? ग्लिसरॉल्डिहाइड। देखा है बैठे भैया, अरे NAD प्लस है नहीं है, कोफैक्टर है ना, कोफैक्टर ने तो में नहीं काम करेगी। कहा बैठे हो, खत्म हो गए जितने थे सब बना दिए हैं, अब तो भाई ये नहीं है तो कैसे बनाए? अरे तो हम दे रहे हैं ना, कहाँ से लाओगे? अरे भैया तुम टेंशन मत लो, हमारे पास अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है, ये क्या करेगा? NADH को NAD प्लस से बदलेगा, और ये NAD प्लस प्लांट से रिप्लेस करेगा किसके लिए? ग्लिसरॉल ताकि ग्लाइकोलाइसिस या कंटिन्यूअसली ऑपरेट होती रहे, अल्कोहल का फॉर्मेशन करके रख लेंगे। सेम साइकिल ऑपरेट होती है किसमें? ईस्ट में। किसमें होती है? ईस्ट में। अब पायरुवेट से अल्कोहल बना लिए, एक रास्ता ये था, लेस टॉक्सिक है, बना के रखिए। ईस्ट भी यही साइकिल फॉलो कर लेगा, ग्लाइकोलाइसिस कराएगा और ना पायरुवेट से अल्कोहल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा ये प्रोसेस। ऑक्सीजन होगी तो पायरुवेट अलग इंटर कर जाएंगे। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है तो फर्मेंटेशन। क्या बोला जाता है इसको? प्रोसेस क्या है ये? फर्मेंटेशन, दारू बनाने की प्रोसेस है ये। दारू पीने वालों से पूछो तो पता नहीं है कहाँ से बनी, कैसे बनी। यही तो इथेनॉल, यही तो दारू का हूँ अल्कोहल। क्या ये? फर्मेंटेशन किण्वन की प्रोसेस। वहां पे यूज किया था यीस्ट का। अब प्लांट में दोनों एंजाइम प्रेजेंट होती है जो अल्कोहल का फॉर्मेशन करा सकती हैं। बाढ़ आ गई है, सांस फूल रहा है, ऑक्सीजन है नहीं, जड़ तक पानी पहुंचा है, तो ऑक्सीजन कहां से लेंगे? एनर्जिक कंडीशन हो गई, एनर्जिक कंडीशन हो गई तो अल्कोहल बनने लगा। तो प्लांट में भी यही बना और ईस्ट में भी यही ऑपरेट हुआ। फर्मेंटेशन को बोला था क्या? फर्मेंटेशन। इसी पायरुवेट से अल्कोहल बना सकती है, या इसी पायरुवेट से लैक्टेट का फॉर्मेशन कर सकती है। ये कॉमनली हम लोगों में होता है। मान लीजिए कोई धावक है और दौड़ता है, या कोई जिम में पहली बार गया नया नया, और उसने उठा के पहले दिन को ढेर सारा एक्सरसाइज कर लिया। जब आप तेजी से एक्सरसाइज करोगे तो आपको एनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब एनफ अमाउंट में आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो पायरुवेट ऑक्सीडेशन होगा नहीं, तो पायरुवेट पे कौन काम करेगी? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। अब फॉर्मेशन करा दे किसका? लैक्टिक एसिड का या लैक्टेट का। और ये लैक्टेट जो होगा वही जहाँ पे मसल्स में फॉर्मेशन हो गया, और जहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है वहां पे अगर कोई हल्का सा टच कर दे इसे तो लगता भैया बड़का भाला मार दिया। दर्द बहुत होता है। तो जब नॉर्मल ऑक्सीजन का लेवल होता है तो फिर क्या होता है? लैक्टेट को वापस कन्वर्ट कर दिया जाएगा पायरुवेट में, और इंटर कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट। ये सारी बातें हो गई कब? जब ऑक्सीजन नहीं। जब ऑक्सीजन नहीं तो इसी पायरुवेट को किसमें? अल्कोहल में, लैक्टेट में। लेकिन जब माइटोकॉन्ड्रिया है तो टेंशन किस बात का? माइटोकॉन्ड्रिया है ना, प्लांट में देख रहे हो ऑक्सीजन में माइलेट डायरेक्टली इंटर कर गया माइटोकॉन्ड्रिया, फॉस्फेनॉल पायरुवेटेज है। लेकिन हम लोगों में भी प्लांट में भी ये प्रोसेस क्या होगी? जब ऑक्सीडेशन होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा? पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में।
पायरुवेट इंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, पायरुवेट इंटर करेगा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पर पायरुवेट कोई लिंक रिएक्शन के थ्रू, लिंक रिएक्शन के थ्रू, लिंक मतलब कि जो साइटोस्लाम में पायरुवेट बना है इसको माइटोकॉन्ड्रिया में लिंक किया जा रहा, जोड़ा जा रहा है, इसी बोलते हैं इसलिए लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन के थ्रू ही इस पर कौन एक्ट करेंगे, कई 2-3 टाइप के एंजाइम डिहाइड्रोजिनेसेस सब कन्वर्ट करा देंगे एसिटिल ग्रुप पर ट्रांसफर करा करके क्या फॉर्मेशन, और को एंजाइम का फॉर्म ट्रांसफर कराएंगे और बनवा देंगे किससे, पायरुवेट से एसिटिल को एंजाइम ए। एसिटिल को एंजाइम इंटर करें कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मैट्रिक्स। और यहाँ पर ऑपरेट होगी क्या, क्रेब्स साइकिल। क्या ऑपरेट होगी, क्रेब्स साइकिल। और यही क्रेब्स साइकिल जब ऑपरेट होगी तो यहीं पर क्या होगा, CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होगा और यहीं पर NADH और ATP का फॉर्मेशन होगा। यही NADH को ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में यूज करके ढेर सारे ATP का फॉर्मेशन कर लिया जाता है। और ये CO2 रिलीज हो गई ना, ये CO2 जो रिलीज हुई है कहां से आई है, इसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आई है। अब हुआ कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अब जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या फिनिश हुआ, कार्बोहाइड्रेट का नामो निशान, उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया। जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया तो आपको नेट गेन किसका हुआ, NADH और ATP का। उसी NADH को ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में 4 कॉम्प्लेक्स लगे होंगे, ऑक्सीजन को वाटर में बदलेंगे और उसके बाद में H+ को कम कराएंगे, ATP सिंथेसिस एक्ट करेगा, ATP का फॉर्मेशन आगे आएगा। जब ग्लूकोज टूटेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू, ऑक्सीजन नहीं है तो फर्मेंटेशन होने लगेगा, अल्कोहल बनने लगेगा। ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होगा, सबस्ट्रेट का कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा आपको, अब ऊर्जा कंप्लीटली क्या हो गई, निचोड़ ली गई, एक्सर्ट कर ली गई, एक एक मॉलिक्यूल एक एक बॉन्ड को ब्रेक कर लिया गया, CO2 के फॉर्म में गैस को रिलीज कर दिया गया, और उसमें जितनी भी एनर्जी थी सबको एक्सर्ट करके स्टोर कर लिया गया इन द फॉर्म ऑफ ATP, और टोटल आपको ATP का नेट गेन हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस, विकार लिसिस ऑफ ग्लूकोज या ग्लाइकोज ग्रीक वर्ड है, ग्लाइकोलिसिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है सर।